नमस्कार। आज 1 नवंबर 2025 है और आज से कई जरूरी नियम या तो बदल गए हैं या बदलने वाले हैं। जी बिल्कुल। हमारे पास कुछ न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ सरकारी अपडेट्स भी हैं जो इन पर रोशनी डाल रहे हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंकिंग, पेंशन, एलपीजी सिलेंडर और डिजिटल पेमेंट से जुड़े कुछ बदलाव। हाँ, काफी चीजें हैं। तो आज हम इन्हीं सब जानकारियों को जरा खोल कर देखेंगे, समझेंगे कि इनमें सबसे अहम क्या है और इनका हम पर मतलब आम लोगों पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले आधार की बात करते हैं। सुना है कि आधार अपडेट कराने का तरीका अब काफी बदल गया है, ज्यादा आसान हो गया है क्या? हाँ बिल्कुल। सबसे बड़ा बदलाव शायद यही है कि 1 नवंबर 2025 से जैसे नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर, ये सब अपडेट करने के लिए अब आधार सेवा केंद्र जाने की जरूरत कम पड़ेगी। अच्छा। हाँ, ये काम अब घर बैठे ऑनलाइन किया जा सकता है, तो इससे समय भी बचेगा और वो लंबी लाइनों से भी आप जानते हैं छुटकारा मिलेगा। हाँ वो तो है, ये तो काफी सुविधाजनक लग रहा है। लेकिन क्या ये प्रक्रिया सुरक्षित भी है? मतलब ऑनलाइन अपडेट में डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कैसे होगा? हाँ देखिए, सुरक्षा और तेजी दोनों पर ध्यान दिया गया है। जब कोई ऑनलाइन अपडेट के लिए अप्लाई करता है ना, तो जो जानकारी दी गई है उसका वेरिफिकेशन दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स से, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड, इनसे अपने आप हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था है। अच्छा, ऑटोमेटिक? जी, इससे पूरी प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और उम्मीद है कि सुरक्षित भी होगी। ये दिखाता है कि सिस्टम को और एफिशिएंट बनाने की कोशिश हो रही है। सही है। अच्छा, और इन अपडेट्स के लिए जो फीस लगती है उसका क्या? उसमें भी कोई बदलाव है? मैंने सुना बच्चों के लिए कुछ राहत है। हाँ, ये एक अहम जानकारी है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं। UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक अपडेट मतलब फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन, इस पर लगने वाली फीस पूरी तरह से माफ कर दी है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। किन उम्र के बच्चों के लिए ये छूट है? ये खास तौर पर 5 से 7 साल के बच्चों के लिए और फिर 15 से 17 साल के बच्चों के लिए है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इन उम्र में बायोमेट्रिक जानकारी बदलवाना जरूरी हो जाता है, बच्चे बढ़ रहे होते हैं। तो अब ये अपडेट बिल्कुल मुफ्त होगा, पहले चार्ज लगता था। तो ये यकीनन पेरेंट्स के लिए एक बड़ी राहत है। हाँ, ये वाकई अच्छी खबर है। और वयस्कों के लिए क्या नियम है? उनके लिए फीस बढ़ी है या वही है? वयस्कों के लिए नियम ज्यादातर पहले जैसे ही है। अगर नाम, पता, जन्म तिथि या मोबाइल नंबर जैसी डेमोग्राफिक जानकारी अपडेट करानी है तो उसका चार्ज है 75 रुपीज। ओके। और अगर बायोमेट्रिक डिटेल्स बदलवानी है मतलब फिंगरप्रिंट, आइरिस स्कैन या फोटो, तो उसके लिए 125 रुपए का शुल्क देना होगा। और जो ऑनलाइन अपडेट की बात हो रही थी, क्या उसके लिए भी कोई चार्ज है? हाँ, यहाँ एक और जरूरी बात है, डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपडेट करने की जो सेवा है ना, वो फिलहाल मुफ्त है। अच्छा, अभी फ्री है? जी, UIDAI ने इसकी समय सीमा 14 जून 2026 तक रखी है। मतलब इस तारीख तक अगर कोई अपना एड्रेस प्रूफ या आइडेंटिटी प्रूफ ऑनलाइन अपडेट करता है तो कोई फीस नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, इस तारीख के बाद या अगर कोई आधार सेवा केंद्र जाकर अपडेट करवाता है तो फिर वही 75 रुपए का चार्ज लगेगा। तो मतलब ऑनलाइन तरीका न सिर्फ सुविधाजनक है बल्कि फिलहाल कम से कम जून 2026 तक सस्ता भी है। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ और चार्जेस भी है, जैसे आधार कार्ड की प्रिंटेड कॉपी मतलब रीप्रिंट मंगवाने के लिए 40 रुपए लगते हैं। हाँ। और एक खास सर्विस है होम एनरोलमेंट की, यानी घर बैठे आधार बनवाना या अपडेट करवाना। ये ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो सेंटर तक नहीं जा सकते। इसका चार्ज थोड़ा ज्यादा है, पहले व्यक्ति के लिए 700 रुपए और उसी पते पर हर एक्स्ट्रा व्यक्ति के लिए 350। ठीक है, समझ गया। तो आधार अपडेट में सहूलियतें बढ़ी हैं, खासकर ऑनलाइन तरीके से, और बच्चों के लिए फीस माफ हुई है। अच्छा, अब आधार से ही जुड़े एक और बहुत जरूरी अपडेट पर आते हैं, पैन कार्ड लिंकिंग। इसकी डेडलाइन को लेकर काफी चर्चा है आजकल। हाँ, ये समय शायद सबसे जरूरी डेडलाइनों में से एक है। हर पैन कार्ड होल्डर को अपना पैन आधार से लिंक करना अनिवार्य है और इसकी आखिरी तारीख है 31 दिसंबर 2025। 31 दिसंबर 2025, मतलब ज्यादा समय नहीं बचा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर कोई इस तारीख तक लिंक नहीं कर पाता है तो क्या होगा? इसका असर कितना सीरियस हो सकता है? इसका असर काफी सीरियस है। अगर 31 दिसंबर 2025 तक पैन आधार लिंक नहीं होता तो 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय मतलब इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव? हाँ, इनएक्टिव। इसका सीधा मतलब है कि उस पैन कार्ड का इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल लेन देन में नहीं हो पाएगा। जैसे बैंक खाता खोलना, इन्वेस्टमेंट करना, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना, यहाँ तक कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना,
इन सब कामों में वो पैन इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। अरे बाप रे, हाँ, वो पैन कार्ड एक तरह से बेकार हो जाएगा वित्तीय दुनिया के लिए। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब लगभग सभी तरह के बड़े फाइनेंशियल काम रुक सकते हैं। बिल्कुल, और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते समय भी आधार का KYC वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, तो ये कदम दिखाता है कि सरकार फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने, टैक्स चोरी रोकने और एक मजबूत इंटीग्रेटेड डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम बनाने की तरफ कितनी सीरियसली बढ़ रही है। आधार अब धीरे धीरे लगभग हर फाइनेंशियल एक्टिविटी की रीढ़ बनता जा रहा है। तो ये डेडलाइन तो किसी भी हाल में मिस नहीं करनी चाहिए। चलिए अब थोड़ा बैंकिंग सेक्टर की ओर देखते हैं। यहाँ भी 1 नवंबर से कुछ बदलाव लागू हुए हैं, खासकर नॉमिनी को लेकर। हाँ, बैंक ग्राहकों के लिए ये एक कह सकती हूँ राहत देने वाला बदलाव है। अब बैंक अकाउंट होल्डर या लॉकर होल्डर या सेफ कस्टडी आइटम रखने वाले ग्राहक अपने खाते या सुविधा के लिए एक नहीं बल्कि 4 लोगों तक को नॉमिनी बना सकते हैं। 4 नॉमिनी? पहले तो शायद एक ही होता था। हाँ, आमतौर पर पहले एक ही नॉमिनी बनाने की सुविधा होती थी, अब 4 तक बना सकते हैं। इसका फायदा क्या होगा? कहीं ये प्रोसेस को और कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं बना देगा? नहीं, असल में ये प्रोसेस को ज्यादा प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल बनाता है। इसका मेन मकसद ये है कि अगर खाता धारक के साथ भगवान न करे कोई अनहोनी हो जाती है तो उनके पैसे या संपत्ति उनके प्रियजनों तक आसानी से पहुंच सके। कई बार ऐसा होता था कि एक नॉमिनी है और अगर वो भी उपलब्ध ना हो या कोई विवाद हो जाए तो परिवार को दिक्कत होती थी। 4 नॉमिनी का ऑप्शन होने से संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर जो झगड़े होते हैं उनकी संभावना कम हो सकती है। हाँ, ये बात तो सही है। कई परिवारों में संपत्ति को लेकर विवाद खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, ये कदम एक तरह से एस्टेट प्लानिंग को भी आसान बनाता है, खासकर छोटे जमाकर्ताओं के लिए जिन्हें शायद वसीयत बनाने के झंझट में नहीं पड़ना। साथ ही बैंकों ने नॉमिनी जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया को भी आसान बनाने की बात कही है। अच्छा, ताकि लोग इस सुविधा का फायदा बिना किसी परेशानी के उठा सकें। ये परिवारों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और आसानी की दिशा में एक अच्छा कदम है। समझ गया। अब आते हैं डिजिटल पेमेंट्स पर। आजकल हम सब इसका खूब इस्तेमाल करते हैं। यहाँ SBI क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए कोई खास अपडेट है? हाँ, जो लोग SBI क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनके लिए 2 मुख्य बातें ध्यान में रखनी है जो 1 नवंबर से लागू हुई हैं। बताइए। एजुकेशन से जुड़ा कोई पेमेंट किया जाता है, मान लीजिए ट्यूशन फीस या कॉलेज फीस, तो उस पर 1% का प्रोसेसिंग शुल्क लगेगा। अच्छा, मतलब एजुकेशन पेमेंट पर अब एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा SBI कार्ड से। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात डिजिटल वॉलेट से जुड़ी है। अगर SBI क्रेडिट कार्ड से 1000 रुपए से ज्यादा की रकम किसी डिजिटल वॉलेट में लोड की जाती है, जैसे पेटीएम वॉलेट, मोबीक्विक वगैरह, तो उस पर भी 1% फीस लागू होगी। तो इसका मतलब है कि क्रेडिट कार्ड से वॉलेट टॉप अप करना 1000 रुपए से ऊपर या थर्ड पार्टी ऐप से एजुकेशन फीस भरना अब थोड़ा महंगा हो जाएगा। हाँ, कह सकते हैं। ये 1% सुनने में तो कम लगता है, लेकिन जो लोग अक्सर ऐसे ट्रांजैक्शंस करते हैं उनके लिए महीने के आखिर में ये रकम जोड़कर जरूर महसूस होगी। सही कहा। ये देखना होगा कि क्या ये कदम बैंकों का मतलब डिजिटल सेवाओं की लागत वसूलने का तरीका है या ग्राहकों को सीधे अपने प्लेटफॉर्म जैसे SBI का अपना ऐप या नेट बैंकिंग इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश है। हो सकता है भविष्य में दूसरे बैंक भी ऐसे चार्ज लगा दें। ये डिजिटल पेमेंट के लगातार बदलते नियमों और लागतों का एक उदाहरण है। बिल्कुल, इस पर नजर रखनी होगी। चलिए अब बात करते हैं पेंशनर्स की। उनके लिए भी नवंबर का महीना एक जरूरी डेडलाइन लेकर आता है ना? हाँ, ये सभी रिटायर्ड केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बहुत जरूरी रिमाइंडर है। उन्हें हर साल अपना एनुअल जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है और इस साल के लिए आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025 है। जीवन प्रमाण पत्र ये क्यों जरूरी होता है और इसे जमा करने के क्या तरीके हैं? जीवन प्रमाण पत्र बेसिकली इस बात का सबूत है कि पेंशनर जीवित हैं और पेंशन पाने के हकदार हैं। ये पेंशन जारी रखने के लिए अनिवार्य है। ओके, इसे जमा करने के कई तरीके हैं। पेंशनर अपनी बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस जाकर इसे जमा कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार का जीवन प्रमाण पोर्टल है, उसके जरिए इसे डिजिटली भी जमा किया जा सकता है। अच्छा, ऑनलाइन भी? हाँ, जिसके लिए किसी रजिस्टर्ड बायोमेट्रिक डिवाइस या आधार फेस ऑथेंटिकेशन ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ बैंक डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं भी देते हैं इसके लिए। और अगर कोई 30 नवंबर तक जमा नहीं कर पाया तो क्या होगा? ये जरूरी है कि इसे समय पर जमा किया जाए।
अगर 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होता है तो पेंशन मिलने में देरी हो सकती है या टेम्पररी तौर पर पेंशन रोकी भी जा सकती है। ओह, हालांकि बाद में जमा करने पर पेंशन फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन बीच में परेशानी तो होती ही है। इसलिए सभी पेंशनर्स को ये डेडलाइन जरूर याद रखनी चाहिए ताकि उनकी रेगुलर इनकम बनी रहे। हाँ, ये उनके लिए बहुत जरूरी जानकारी है। अच्छा, और आखिर में एक ऐसी चीज जिसका असर लगभग हर घर पर पड़ता है, रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर। इसकी कीमतों को लेकर क्या खबर है? जैसा कि हम जानते हैं, तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं और नई दरें जारी करती हैं। हाँ, हर पहली तारीख को। तो आज 1 नवंबर को भी घरेलू यानी 14.2 किलो वाला सिलेंडर और कमर्शियल यानी 19 किलो वाला सिलेंडर, दोनों की नई कीमतें घोषित होने की संभावना है। क्या लगता है, कीमतें बढ़ेंगी या कुछ राहत मिल सकती है? खासकर त्योहारों का मौसम है। देखिए, ये कहना मुश्किल है। कीमतें कई चीजों पर निर्भर करती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल और गैस की कीमतें, डॉलर के मुकाबले रुपए का रेट, सरकारी सब्सिडी पॉलिसी, बहुत कुछ। पिछले कुछ महीनों में हमने कीमतों में उतार चढ़ाव देखा है। अब त्योहारों का मौसम है तो उम्मीद तो कर सकते हैं कि शायद सरकार कोई राहत दे, लेकिन पक्के तौर पर कुछ भी कीमतें आने के बाद ही पता चलेगा। सही बात है। एलपीजी की कीमतों में छोटा सा बदलाव भी सीधे घर के बजट पर असर डालता है, इसलिए इस पर सबकी नजर रहती है। बिल्कुल। आज हमने कई अहम बदलावों पर बात की। अगर एक बार जल्दी से देखें तो आधार अपडेट ऑनलाइन ज्यादा आसान है और 5 से 17 साल के बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट मुफ्त हैं। वयस्कों के लिए डेमोग्राफिक अपडेट पर 75 रुपए और बायोमेट्रिक पर 125 रुपए लगेंगे, पर 14 जून 2026 तक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट मुफ्त हैं। हाँ, और पैन आधार लिंकिंग की डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 है। लिंक नहीं किया तो पैन 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव हो जाएगा। सारे बड़े फाइनेंशियल लेन देन रुक सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक बड़ा कदम है। बैंकिंग में अब एक खाते या लॉकर के लिए 4 नॉमिनी बना सकते हैं। इससे आगे चलकर वारिसों के लिए चीजें आसान होंगी, झगड़े कम हो सकते हैं। सही। और एसबीआई क्रेडिट कार्ड वालों को अब थर्ड पार्टी ऐप से एजुकेशन पेमेंट पर और 1000 रुपए से ज्यादा के वॉलेट लोड पर 1% चार्ज देना होगा। ये शायद डिजिटल ट्रांजैक्शन की बढ़ती कॉस्ट का संकेत है। पेंशनर्स को 30 नवंबर तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जरूर जमा करना है, वरना पेंशन रुक सकती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जैसे सुविधा हो। बिल्कुल। और एलपीजी सिलेंडर की कीमतें आज बदल सकती है, जिसका सीधा असर हमारे घर के बजट पर पड़ेगा। ये सारे बदलाव दिखाते हैं कि कैसे चीजें तेजी से बदल रही हैं, खासकर डिजिटल दुनिया में। बिल्कुल। ये सब एक बड़े ट्रेंड की ओर इशारा करते हैं। हमारी जिंदगी का हर पहलू, खासकर फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज, लगातार डिजिटल होता जा रहा है। नियम बदल रहे हैं, प्रोसेस ऑनलाइन हो रहे हैं और आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार और पैन आपस में जुड़ रहे हैं। इन बदलावों के बारे में अपडेट रहना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। जानकारी होने से न सिर्फ हम किसी परेशानी से बच सकते हैं, बल्कि इन बदलावों से मिलने वाले फायदों का, जैसे ऑनलाइन अपडेट की आसानी या नॉमिनी रूल्स के लचीलेपन का लाभ भी उठा सकते हैं। हाँ, और ये सब एक गहरा सवाल भी खड़ा करता है ना। जैसे जैसे हमारी पहचान, हमारे पैसे, हमारी ज़रूरतें ऑनलाइन होती जा रही हैं, हमारे पर्सनल डेटा की सुरक्षा कितनी अहम हो जाती है। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ ये भी सोचना ज़रूरी है कि क्या ये डिजिटल सेवाएं और बदलाव समाज के हर वर्ग तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं? कहीं कोई पीछे तो नहीं छूट रहा? टेक्नोलॉजी सहूलियत तो लाती है, लेकिन उसके साथ जो जिम्मेदारियां और चुनौतियां आती हैं, उन पर भी हमें गौर करना होगा। बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमें आगे भी सोचते रहना चाहिए।